तो हम लोगों ने इसको एक बार पढ़ लिया, लेकिन पिछली वीडियो पे वॉइस का इशू हो गया था, तो वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए हम आज इसको फिर से एक बार रिवाइंड कर दिए रहा हूँ। आज क्या वॉइस आ रही है मेरी? एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? तो मैं एक बार फिर से रिवाइंड किए दे रहा हूँ। पैंक्रियाज जो अग्नाशय है, ये हमारी शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। तो देखो, मैंने उस दिन बताया डक्ट ऑफ विल्सन, मतलब कि देखो, जो हमारा स्टमक सब स्टमक से जब भोजन गिरता है, तो यहाँ इधर साइड से तो बाइल डक्ट, हिपैटिक डक्ट और ये सब चीजें आ रही थी, और इधर से क्या आ रहा था? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ या एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक। तो ये क्या है? डक्ट ऑफ विर्सन है, और ये क्या कहलाती है? डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहलाती है। ठीक। और जो ये नीचे वाला, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, जो एंडोक्राइन पार्ट कहलाता है। एंडोक्राइन पार्ट मतलब कि इसको क्या करेगा कि ये हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, और ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ये एक्सोक्राइन पार्ट कहलाता है, मतलब कि ये एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। इसलिए जो पैंक्रियाज होती है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो ये कैसी ग्रंथि है? तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं, इसलिए यह एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन में कौन सा? जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस होती है। तो उसमें जो चार प्रकार की सेल्स होती हैं, तो जो अल्फा सेल्स होती है वह ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जो बीटा सेल्स होती है वह इंसुलिन का, और जो डेल्टा सेल्स होती है वह सोमेटोस्टेटिन का, और जो पीपी सेल्स होती है वह पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का करती है। ठीक। यहां तक क्लियर? अब जो देखो, जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट पे ही, और इसको क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक एक्ने बोला जाता है। ठीक। ये मैंने लिख दिया था कि यह हमारे शरीर की सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वेट कितना होता है? तो 70 ग्राम होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। ठीक। और ये कैसी होती है? तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की भांति व्यवहार करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक। जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है वह पैंक्रियाटिक एक्नी या पैंक्रियाटिक एशनी होता है, और जो अंतःस्रावी भाग होता है वह लैंगरहंस की द्वीप का आइलेट ऑफ लैंगरहंस कहलाता है। ठीक। इसके एक्सोक्राइन भाग से पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस स्रावित होते हैं। तो जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, जिसका पीएच क्या होता है? 8.4 होता है, मतलब एल्कलाइन नेचर का होता है। और अगर सिक्रेशन की बात की जाए कि डेली कितना सिक्रेशन होता है, एक दिन में कितना निकलता है, तो कितना निकलता है? तो जो पैंक्रियाटिक जूस होता है एक दिन में कम से कम 500 या 800 ml निकलता है। ठीक। और जो पैंक्रियाटिक जूस है, तो पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा? अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो जो अमाइलेज होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, मतलब स्टार्च का पाचन करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है, डाइजेशन करता है। और जो लाइपेज होता है वह फैट का पाचन करता है, मतलब फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक। अगला है, मैंने बताया कि जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस होता है, तो उसमें 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। तो अल्फा सेल्स इंसुलिन का, बीटा सेल्स ग्लूकागॉन का, और सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। तो जो अल्फा सेल्स होती है वह किसका? तो ग्लूकागॉन का।
और जो बीटा सेल्स होती है वह इंसुलिन का, ठीक। और जो डेल्टा सेल्स होती है वह सोमेटोस्टेटिन का, और जो पीपी सेल्स होती है पैंक्रियाज पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती है, ठीक। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को हमने 3D के माध्यम से समझा था ना, कि कैसे हमारा जो हम कुछ भोजन खाएं तो मुंह में गया, मुंह से क्या निकली, सलाइवा निकली, सलाइवा में भोजन मिला, वो क्या कहलाया, बोलस कहलाया। वहां पे जो मुख होता है, तो मुख में यानी कि जो हमारा डाइजेशन होता है वह 2 टाइप से होता है, कौन कौन सा, एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। तो जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वह किसके द्वारा होता है, टीथ के द्वारा होता है, और जो केमिकल डाइजेशन होता है वह किसके द्वारा, तो टंग के द्वारा होता है, ठीक। तो देखो आप 3D के माध्यम से समझते हैं अपन। तो देखो ये अपन मुंह में लिए भोजन, ये भोजन ना, अब ये मुंह में लिए भोजन, अब ये कहाँ गया, तो जैसे ही मुंह में लेते हैं तो क्या करता है, जो हमारे दांत होते हैं, सबसे पहले जो हमारे सामने का दांत होता है ये क्या कहलाता है, इंसाइजर। ये इंसाइजर क्या करता है उसको, तो उसको काटने का काम करता है, ठीक। इंसाइजर, कैनाइन, कैनाइन क्या करता है, उसको चीरने फाड़ने का काम करता है। और जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं वह क्या करते हैं, तो उसको पीसने का काम करते हैं, ठीक। और जो टंग होती है, तो टंग क्या करती है, ये मिलाने का काम करती है, जो सलाइवा निकला और जो पीसा हुआ तो उनको सबको मिला देती है, ठीक। और ये क्या करती है, निगलने के लिए सहायक होती है, मतलब निगलने में हमारी हेल्प करती है। जो भोजन होता है उसको किसकी सहायता से निगलते हैं, तो टंग के द्वारा निकलते हैं, ठीक। अब जो ये यानी कि यहाँ पे जो बक्कल कैविटी में क्या होता है कि 30% भोजन का क्या हो जाता है, मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। कितने परसेंट, 30%, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का, तो वहां पे जो देखो जो स्टार्च होता है वह कैसा है, कार्बोहाइड्रेट। वहां पे कौन सा तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वह जब स्टार्च पे गिरा तो किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। देखो जैसे ही आप लोग क्या करते हो कि रोटी का टुकड़ा खाए, और रोटी का टुकड़ा खाए और कुछ देर चबाए, उसके बाद क्या होता है, मीठा सा आभास होने लगता है, क्यों, क्योंकि जो माल्टोज होता है, तो माल्टोज कैसी होती है, ये एक मीठी शुगर होती है, ठीक। इसलिए हमें मीठा आभास होने लगता है। अब देखिए आगे, अब देखो ये क्या है, ये ईसोफेगस है, ठीक। तो अपन जैसे ही भोजन किए, यहां से फिर क्या करते हैं, ईसोफेगस के माध्यम से स्टमक की ओर ले जाते हैं, तो ये ईसोफेगस के माध्यम से अंदर जा रहा है। तो ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब जब ये ईसोफेगस में जाता है तो क्या इसमें कोई डाइजेशन होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अब एक इसमें एक और मोस्ट क्रिया होती है, वह क्या है, क्या किसी को मालूम है, कि जो ईसोफेगस होती है, तो ईसोफेगस में क्या होता है, तो देखो ईसोफेगस में क्या होता है, जैसे ही हम भोजन खाएं, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे यानी कि गैरी ग्रसनी के पास क्या होता है, अटका रहता है, ठीक। हमने ईसोफेगस के 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन से, सर्वाइकल पार्ट, फिर थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट। तो सबसे पहले भोजन कहाँ पे रहता है, तो जो सर्वाइकल पार्ट रहता है, सर्वाइकल पार्ट पे आके भोजन अटका रहता है, फिर वहां से क्या होता है, जैसे ही नीचे आता है तो उसमें क्या होने लगती है, पेरिस्टालसिस होने लगती है, ठीक। मूवमेंट यानी क्रीमी चाल होने लगती है। तो क्रीमी चाल देखो यहाँ पे ये पेरिस्टालसिस होने लगा, दिख रहा है ना, पेरिस्टालसिस हो रहा है, क्रीमी चाल के माध्यम से वह कहाँ हो रहा है, नीचे भोजन जा रहा है, ठीक। देखो ये ऐसे यानी कि किसकी तरह, जो केचुए होते हैं ना बरसात में, बरसात में जो केचुए होते हैं ऐसे 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 यानी क्रीमी चाल चलते हैं, तो उसी की तरह हमारा ईसोफेगस भी चलता है। अब ये कहाँ पहुंचा, पाइलोर ईसोफेगियल इंस्फिंक्टर था ना, तो ईसोफेगियल इंस्फिंक्टर के थ्रू कहाँ पे उतरता है, स्टमक में आता है। ये देखो ये ईसोफेगियल इंस्फिंक्टर है, उसके माध्यम से कहा नीचे उतर रहा है, ठीक। अब जब नीचे उतरा तो क्या करता है कि स्टमक में आता है, ठीक, आमाशय में पाचन होता है। तो देखो एक बार और, ये आमाशय में आया,
और अमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो यहाँ पे क्या होने लगा है, होने लगता है HCl का सिक्रेशन होने लगता है, ठीक। HCl गिरने लगता है और जैसे ही भोजन आता है तो ये क्या है, ये एक थैले के समान होता है, पूरी के समान। तो क्या होता है, सिकुड़ता पिचकता है, ठीक। इसीलिए मैंने बताया था उस दिन कि जब क्या होता है कि हम जैसे ही खाना खा के क्या करते हैं कि दौड़ने लगते हैं या कि कुछ काम करने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारे बाई साइड क्या होता है, दर्द देने लगता है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो खाना होता है वह क्या है, जैसे ही अमाशय में पहुंचा और उसके बाद क्या होता है, अमाशय जो है सिकुड़ता पिचकता रहता है। इसकी वजह से अगर हम दौड़ेंगे क्या कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, इसकी वजह से ये दर्द करने लगता है, ठीक। तो देखो ये हो रहा है HCl का सिक्रेशन और यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है तो जो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है, ठीक। जठर रस का सिक्रेशन होता है। और जो HCl होता है तो नेचर से कैसा होता है, तो हाईली एसिडिक होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 1.5 से लेकर के 2.5 के समथिंग होता है पीएच, ठीक। तो इसका पीएच कितना होता है, और ये देखो ये क्या है, हाईली एसिडिक पीएच है। अब ये हाईली एसिडिक पीएच HCl जो होता है ये क्या करता है, हमारे HCl पे हमारे यानी कि किस पे, स्टमक पे इसका सिक्रेशन होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि कई महिलाएं होती हैं या कई पुरुष ऐसे होते हैं कि सुबह से उठे काम धाम में लग जाते हैं और भोजन यानी कि कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते हैं, ठीक। काफी टाइम तक नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है यानी कि जो हमारा स्टमक होता है वह क्या करता है, वह तो अपनी क्रिया करेगा ही, तो वह क्या करता है कि HCl का सिक्रेशन करते रहता है लगातार, ठीक। तो जब HCl का सिक्रेशन होते रहता है और वहां पे भोजन नहीं मिलता है तो क्या होता है कि जो हमारी स्टमक ऑफ लाइनिंग रहती है तो लाइनिंग में रेशेस पड़ने लगते हैं। फिर रेशेस के बाद क्या होने लगता है कि वह फिर अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो वही यहाँ पे ये बताया गया है कि ये ये देखो अल्सर का रूप धारण कर लेता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां पे यानी कि सबसे पहले फर्स्ट जो होता है, सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, फिर उसके बाद प्रोटीन का पाचन होता है और सबसे स्लो होता है किसका, फैट का, वसा का पाचन होता है। फिर उसके बाद जो अपना भोजन पचा तो वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए कि जो स्टमक यानी कि अमाशय में भोजन पचा तो कौन कौन से एंजाइम वहां पे काम किए, तो सबसे पहला पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन पे जैसे ही HCl गिरा तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। जो पेप्सिन होता है वह क्या करता है, लगभग 50% प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोरेनिन होता है तो प्रोरेनिन में जैसे ही HCl गिरता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रेनिन होता है वह किसको पचाने का काम करता है, जब आप इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं तो उनके दूध को पचाने का काम करता है कौन, रेनिन करता है, ठीक। क्या होता है उसमें कैशीन होती है तो कैशीन को वह किस में बदल देता है, पैराकैशिनेट में बदल देता है, ठीक। अब जो ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन में टाइलिन एंजाइम आए और उसको किस में तोड़ देते हैं, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में, ठीक। फिर अब जो ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखना कि कैसे ये तोड़ते हैं, ठीक। वहां पे अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स को तोड़ा जाएगा, ठीक। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वह किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है और उसको किस में तोड़ देता है, ट्राइग्लिसराइड में तोड़ देता है। और फिर यही जो ट्राइग्लिसराइड है ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका होगा पाचन और वह किस में टूटेगा, वो आप थोड़ी देर बाद समझिए, नहीं तो अभी से यानी कि क्वेरी नहीं रह जाएगी या जिज्ञासा नहीं रहेगी, है ना। अब क्या हुआ कि जो हम ईसोफेगस यानी कि जो मुंह में भोजन था वह सलाइवा मिला उसमें फूड में तो क्या बना, बोलस बना। तो ईसोफेगस से जो क्या आया, बोलस आया। अब इसमें गैस्ट्रिक सिक्रेशन मतलब कि क्या हो गए कि बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो जूस थे वो मिल गए, ठीक। तो वह क्या बन जाता है, अब वह हाईली एसिडिक काइम बन जाता है, ठीक। तो अब जो भोजन अमाशय से निकलता है वह क्या कहलाता है, एसिडिक काइम कहलाता है। अब देखो, अब ये कहां पे पहुंचा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचा, छोटी आंत पे। छोटी आंत में भोजन पहुंचने से पहले देखो यहाँ पे ये जो बाइल जूस निकल रहा है ना, पित्तरस निकल रहा है यहाँ पे, देखो ये मेरी पेन की नीब दिख रही है क्या, कि देखो यहाँ पे बाइल जूस निकल रहा है, ठीक।
तो ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस हो गया और पेनक्रियाटिक जूस भी निकलते हैं पेनक्रियाज से। अभी हमने पढ़ाया ना कि जो शरीर की सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो वहां से निकलता है कुछ। तो ये सभी प्रकार सभी जो रस या एंजाइम होते हैं वह मिलते हैं और फिर कहाँ पहुंचते हैं, छोटी आंत में पहुंचते हैं। ठीक। अब जो छोटी आंत पे भी कई सारे एंजाइम होते हैं, वह देखते हैं वाह वहां पे क्या क्या मिलके आ रहा है। फिर छोटी आंत से क्या क्या निकलता है, तो छोटी आंत से भी डुओक्रिनेन निकलता है, सिस्टीन निकलता है। ये सब चीजें कहाँ से निकलती है, छोटी आंत से निकलती हैं। तो देखना कि छोटी आंत में पाचन होने से पहले मैंने क्या लिखा, लीवर और पेनक्रियाज और बाइल जूस। तो लीवर, पेनक्रियाज और ये बाइल जूस की यानी कि कई सारे रस निकलते हैं और जिनका पीएच कितना होता है, 7.8 के समथिंग होता है। ठीक। अब जो पैनक्रियाटिक रस होता है, अग्नाशयी रस, तो वहां से क्या क्या निकलता है, तो वहां से निकलता है ट्रेप्सिनोजन जो प्रोटीन को पचाने का काम करेगा, न्यूक्लियेज जो न्यूक्लियस को यानी डीएनएज और आरएनएज में तोड़ने का काम करता है, फिर काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, और पैनक्रियाटिक लाइपेज, फास्फोलाइपेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, स्टेप्सिन और कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। तो ये सारे कहां से निकल रहे हैं, अग्नाशयी रस से निकल रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस में निकल रहे हैं। ठीक। अब भोजन कहां पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, आंतरस में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि सबसे पहला उसका भाग क्या कहलाता है, डुओडेनम। ठीक, उसके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम मतलब ग्रहणी, जेजुनम मध्यांत, इलियम शेषांत। ठीक, तो सबसे पहले पाचन कहां पे होगा, डुओडेनम में होगा। तो डुओडेनम पे देखो कि वहां पे जो प्रोटीन्स है, तो वहां पे जैसे ही ट्रिप्सिन एंजाइम आया तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइपेप्टिडेज में। और जो पेप्टोन्स होता है, तो पेप्टोन्स पे जो काइमोट्रिप्सिन होता है वह किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइपेप्टिडेज में। और जो प्रोटियोजेज होता है उसमें कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो उसको भी डाइपेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देगा। और जो ये फैट होता है, तो फैट में जब पैनक्रियाटिक लाइपेज गिरता है तो वह क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये बाइल जूस वगैरह निकले। अब ये कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विलाई होती है। विलाई क्या करती हैं, ये सरफेस ज्यादा से ज्यादा सरफेस प्रदान करती हैं, जिससे क्या हो सके कि ज्यादा से ज्यादा हम यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनको अवशोषण कर सके, उनका एब्जॉर्प्शन कर सके। ठीक, तो देखो ये, तो ये क्या है, विलाई होती है। अब ये विलाई कर करती हैं, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो ये क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कर ले, इसलिए उसको सतह भी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक। अब छोटी आंत पाचन हो गया। छोटी आंत से पाचन होने के बाद कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में जाता है। तो डुओडेनम में हुआ। डुओडेनम में कौन कौन से एंजाइम गिरे ये मैंने बताया। फिर उसके बाद जेजुनम एंड इलियम पे। ठीक, तो जेजुनम और इलियम में किसका किसका पाचन होता है, तो जो डाइपेप्टिडेज यहाँ पे जो डुओडेनम में डाइपेप्टिडेज में टूटा था, तो वहां पे जब क्या होता है, डाइपेप्टिडेज एंजाइम आया तो उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया। फिर जो माल्टोज होता है उसमें माल्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट गया। जो लैक्टोज होता है वह लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। और जो सुक्रोज होता है वह सुक्रेज की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो वह किसमें, न्यूक्लियोटाइडेजेस की मदद से न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप में टूट जाता है। ठीक, ये जब मैंने डीएनए और आरएनए पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं। फिर जो न्यूक्लियोसाइडेज है उसमें नाइट्रोसाइडेज जब गिरा तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में टूट जाता है। मैंने ये भी बताया था नाइट्रोजन बेस। क्या आप लोगों को मालूम है कि नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार से होते हैं, टू टाइप से, कौन कौन से, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया कि छोटी आंत में पूरे भोजन का पाचन हो गया। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद कहाँ जाता है भोजन, तो भोजन जाता है किसमें, बड़ी आंत में। ठीक, अब बड़ी आंत में जाता है, ये देखो लार्ज इंस्टेटाइन। तो ये पूरा क्या है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये क्या, ये भाग क्या कहलाता है, कोलोन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था,
लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था उससे क्या होता है, वहां पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती हैं। तो वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करती है कि उसको उसके पानी को एब्जॉर्ब करवाएगी और जो फीकल मैटर है उसको निकाल देगी। ठीक, तो जो फीकल मैटर है वो जो यानी कि जिसको वेस्ट पदार्थ बोलते हैं, तो वेस्ट पदार्थ जो होता है वह किसके द्वारा, कोलोन के द्वारा, जो पाथ ऑफ फीकल मैटर या पाथ ऑफ मल का रहता है, कोलोन को क्या बोलते हैं, पाथवे ऑफ फीकल मैटर। तो कोलोन के द्वारा क्या होता है, जो अपना फीकल मैटर है वह कहां पहुंचा, रेक्टम, रेक्टम से फिर एनएस की ओर जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि जल का अवशोषण हो रहा है। ठीक, एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, वाटर का। ये ये देखो जल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो फीकल मैटर है जिसको अपन पॉटी बोलते हैं, वह क्या होता है कि निकलता है। ठीक, कोलोन, कोलोन से रेक्टम, रेक्टम से फिर कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन भी रहती हैं कि देखो जब यानी कि बहुत ज्यादा तेजी गति से अगर चलने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायरिया, मतलब कि अतिसार या पेचिश उसको बोला जाता है। ठीक, लेकिन क्या होता है, सॉरी, क्या होता है कि जब पोटी करने में तकलीफ होती है या 2 से 4 दिन बाद निकलती है, तो क्या होता है कि उसको क्या बोलते हैं, जब ये देखो ये आया और ये कहाँ पे, स्टमक, स्टमक से फिर छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, यानी 2 से 4 दिन उसको प्रोसेस में लग जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे कई बैक्टीरिया भी होते हैं जो उसको उस पे काम करते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अब ये कहाँ पे, रेक्टम पे क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हेमोरॉइड होता है। और अ, एक और मैंने बताया था जिसको अपन क्या बोलते हैं, मुझे अभी जहन पे नहीं आ रहा है क्या बोला था उस दिन, किसी को मालूम है क्या, जिसमें क्या होता है कि ब्लड निकलने लगते हैं, क्या होता है कि यहाँ पे एनएस पे क्या होते हैं कि वो फूड आया कि स्टोर होते रहता है, फिर उसमें रेसेस पड़ते हैं, फिर ब्लड निकलने लगता है, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, हम्म, तो उसके बाद क्या होता है, हेमोरॉइड हो जाता है। हेमोरॉइड भी अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद फिस्ट्यूला हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भकंदर बोला जाता है। ठीक, तो फिर ये रेक्टम, फिर यहाँ पे क्या होता है कि एनल इंस्फिंक्टर मसल्स होती हैं, गुद संकुचक पेशियां होती हैं। ये क्या कहलाती हैं, गुद संकुचक पेशियां। यहाँ पे फिर जैसे ये क्या होती है, खुलेंगी, तो जो पॉटी होती है वह एनस के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक, ये देखो, ये रेक्टम पे आई और एनएस के थ्रू ये बाहर निकल गई, तो ये प्रोसेस यहाँ पे हो गई। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस हुई। अब एक और जानकारी कि जो यानी कि जो हमारा मल होता है, फीकल मैटर, तो उसमें उसका पीला कलर जो होता है, उसका पीला कलर या भूरा कलर किसकी मदद से होता है, किसी को मालूम है क्या, तो स्टर्कोबिलिन और या यूरोबिलिन की मदद से होता है। स्टर्कोबिलिन व यूरोबिलिन, या, है ना, व यूरोबिलिन। तो स्टर्कोबिलिन व यूरोबिलिन के कारण उसका पीलाकरण या भूरा रंग होता है किसका, पॉटी का। और जो उसमें गंध होती है, तो गंध किसके कारण होती है, तो इसमें होता है क्या, एक इंडोल। ठीक, तो इंडोल की वजह से इसमें यानी कि जो पॉटी होती है उस पे गंध आती है। और इंडोल के अलावा भी एक और होता है क्या, स्केटोल। और फिर क्या होता है यहाँ से, यानी कि देखो हमने पढ़ा था क्या क्या, सबसे पहले इजेशन, भोजन को अंदर लिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या हुआ कि
इजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हुई थी। अच्छा। देखो सबसे पहले इजेशन हुआ, फिर उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेक्शन। ठीक। तो सबसे पहले अपन क्या किए, भोजन को लिए, फिर उसका क्या हो गया, पाचन हो गया। पाचन के बाद क्या हुआ कि अवशोषण हो गया, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स रहे या जल रहे उनका अवशोषण कर लिया गया। ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। तो जो अपन न्यूट्रिएंट लिए और जो भी जल लिए, तो उनको क्या करना कि जैसे डाइजेशन तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में हुआ और मुंह के पास हुआ। ठीक। अब लेकिन हमारी ये मसल्स काम कर रही है, हमारा हाथ काम कर रहा है, हमारा पैर काम कर रहा है, तो उन तक जो न्यूट्रिएंट है, जो एनर्जी है, वह कैसे पहुंच रही है, तो किसके थ्रू, तो एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, मतलब कि जब पूरे जो न्यूट्रिएंट्स है पूरे शरीर के हर भागों तक पहुंचाना, वह क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक। और फिर उसके बाद क्या था, इजेशन था, मतलब कि निष्कासन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर होगा, हो गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी नहीं आया हो तो जिसके माइंड में कुछ क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पे आते हैं। ठीक। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, तो देखो श्वसन तंत्र, सबसे पहले श्वसन क्या होता है, तो जैसे ही हमने अभी क्या पढ़ा, डाइजेशन सिस्टम। तो हमने क्या किया, भोजन लिया, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, क्या बना, वो न्यूट्रिएंट बना। ठीक। अब जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से हमें एनर्जी मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब तक जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में जब तक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी तब तक उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक। तो क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट पे जब हम क्या करें, ऑक्सीजन मिला, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ठीक। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई तो वह किस में टूट गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट गए। ठीक। और क्या निकली, और साथ में हमारी एनर्जी निकली। तो एनर्जी कितनी निकली, निकलती है, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। ठीक। तो जो एनर्जी होती है, अगर एक कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो जो एक कैलोरी होती है वह 4.186 जूल के बराबर होती है। ठीक। और जो ये जूल है, तो जूल किसकी इकाई है, जूल किसकी यूनिट कहलाती है, तो जो जूल होती है वह किसकी, कार्य की, और वर्क की और एनर्जी की इकाई कहलाती है। ठीक। तो इतना समझ में आ गया कि श्वसन क्यों आवश्यक है। क्यों, क्योंकि जब तक हम जो हमारा भोजन था छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, और जब तक उस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होगी तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, उसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है। कौन कौन सी, एक हो गई ब्रीदिंग और दूसरी हो गई रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास, और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। तो जो ब्रीदिंग होती है, श्वासोच्छ्वास क्या है, जो श्वासोच्छ्वास है यह एक इवेंट होती है। ठीक। मतलब कि जैसे ही आप दौड़े या जॉगिंग किए या कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो क्या होता है कि यह एक इवेंट है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन, यह 24 घंटे चलती रहती है। ठीक। अगर आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो फिर भी श्वसन चल रहा है। लेकिन जो ब्रीदिंग होती है, जो श्वासोच्छ्वास होता है, वह खाली एक इवेंट यानी एक घटना पे ही चलेगा। ठीक। जैसे अपन दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, करे ना, तो क्या हुआ कि हमारा यानी कि नॉस्ट्रिल से गया और ट्रैकिया से वापस आ गया, ये क्या कहलाया, ब्रीदिंग। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अपन सांस लिए, शांत है, जो सांस है वह कहां से जा रही, नॉस्ट्रिल से जा रही, और कहां तक जा रही है, एल्वियोली तक जा रही, तो वो क्या कहलाया, श्वसन कहलाया। लेकिन जो ब्रीदिंग होती है वह कहां तक जा रही है कि वो नॉस्ट्रिल से गई और ट्रैकिया से ही वापस आ गई। हमने जैसे ही ऑक्सीजन लिया और ट्रैकिया से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आ गई, तो ये क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक।
तो अब जो ब्रीदिंग होती है इसमें भी दो प्रकार की क्रियाएं, कौन कौन सी? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। तो इंस्पिरेशन क्या कहलाता है? निश्वसन। और जो एक्सपीरेशन होता है वह क्या कहलाता है? निश्वसन। तो जो निश्वसन है और निश्वसन, तो निश्वसन मतलब कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं वह क्या कहलाया? निश्वसन। और जब हम एयर को छोड़ते हैं बाहर वह क्या कहलाया? निश्वसन कहलाया। मैं कई लोगों के उससे सुना हूं कि हम लोग खाली ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं। इंस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को ही अंदर लेना और एक्सपीरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ना। तो मेरे को ये बताइए, क्या वायुमंडल में खाली ऑक्सीजन गैस ही रहती है? तो हम खाली ऑक्सीजन को ही लेते हैं? नहीं, क्योंकि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसेस होती हैं। एयर एयर क्या कहलाती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसी को क्या बोलते हैं? हवा बोलते हैं। ठीक, मिक्सचर ऑफ यानी गैसों का मिश्रण ही तो हवा कहलाता है। तो यानी हम ऑक्सीजन के साथ भी कई प्रकार की गैसें लेते हैं अंदर। ठीक, तो अब इसमें जो ब्रीदिंग होती है, तो ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लिए तो प्रश्न ये भी बनता है कि कितने परसेंट हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितने परसेंट छोड़ रहे हैं, तो कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और कितने परसेंट छोड़ रहे हैं। तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेरिक, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, वातावरण में कितने परसेंट होती है? तो 21% होती है, मतलब 21%। तो हम ऑक्सीजन को कितना लेते हैं? 21% लेते हैं और उसको छोड़ते कितना है? तो 0.03% छोड़ते हैं, सॉरी 16% छोड़ते हैं। ठीक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कितना लेते हैं? तो 0.03% और उसको छोड़ते हैं कितना? 3.6% या 4%। 4% भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, जैसे अभी करंटली पटवारी के क्वेश्चन पे पूछ लिया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को कितने परसेंट की मात्रा में छोड़ा जाता है, तो उसमें 3%, 3.6 न देकर के कितना दिया हुआ था? तो 4.6 दिया हुआ था, सॉरी 4% दिया हुआ था। तो कभी एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है और कभी 4% दे देता है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, कभी दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक, अब जो होता है हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो जो श्वसन की प्रक्रिया है कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो जो श्वसन होती है ये 4 चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन सा? बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। तो जो बाह्य श्वसन है क्या कहलाया? मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, तो जो बाह्य श्वसन है, बाह्य श्वसन क्या कहलाता है? तो बाह्य श्वसन मतलब कि जैसे ही हमने क्या किया, जैसे मैंने अभी ब्रीदिंग का बताया, तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? बाह्य श्वसन ही हो रहा है। मतलब कि हमने नॉस्ट्रिल से लिया और कहां तक गया? ट्रैकिया, ट्रैकिया से एयर शेक वायुकोश, और वायुकोश से तुरंत क्या आ गया? वापस आ गया। ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसको यानी कि उनका परिवहन होता है रुधिर के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी सभी के द्वारा क्या होता है कि उनका परिवहन होता है। तो क्या कहलाता है? गैसों का परिवहन, एक्सचेंजेस ऑफ गैस। और आंतरिक श्वसन मतलब कि जब हम अभी तक कहां तक गया था? ट्रैकिया तक गई थी हवा। ठीक, अब ट्रैकिया के बाद जब वो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस और ब्रोंकियोल और एल्वियोली तक जाएगा, तो क्या कहलाएगा? आंतरिक श्वसन कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कोशिकीय श्वसन। जब कोशिकाओं के माध्यम से अंदर यानी कि पूरे शरीर में चला जाएगा जब रेस्पिरेशन, तो क्या कहलाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। अपन आगे समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले देखो, अब क्या है कि एनसीईआरटी पे ये दिया है, तो इनको हमें स्किप नहीं करना चाहिए। तो जैसे प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडारिया, टीनोफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, तो इनमें ये क्या है? तो इनमें जो ये प्रोटोजोआ किंगडम, पोरीफेरा, इनमें क्या होता है कि इनमें किसी भी प्रकार का श्वसन अंग अनुपस्थित, श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। ठीक, मतलब इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वह क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक, अब जब ये एब्सेंट है तो किसकी मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, किसकी मदद से श्वसन करते हैं? तो ये जनरल बॉडी सरफेस मतलब जो शारीरिक सतह होती है उसके माध्यम से ये श्वसन करते हैं। ठीक,
फिर जो एनालिट्स होते हैं, तो जो एनालिट्स होते हैं वह किसकी सतह किसके उससे श्वसन करते हैं, तो मॉइस्ट क्यूटिकल की मदद से श्वसन करते हैं। और फिर जो आर्थ्रोपोडा होता है, तो आर्थ्रोपोडा में जो पहला होता है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट जो होते हैं वह किससे श्वसन करते हैं, तो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। और जो आर्केनिड्स जो होते हैं वह किससे, तो बुकलंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक। अब आर्थ्रोपोडा के अलावा अगर हम बात करें, जैसे पाइसस हो गया, मछली, तो मछली किसके द्वारा श्वसन करती हैं, तो गिल्स से श्वसन करती हैं। ठीक, यानी गलफड़ों से श्वसन करती हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में क्लोम बोला जाता है। अगर मैमल्स की बात किया जाए, स्तनधारी, तो जो स्तनधारी होते हैं वे किसकी मदद से श्वसन करते हैं, तो ये लंग से, ठीक, फेफड़ों से। और इसके बाद जो फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग किसकी मदद से श्वसन करता है, तो यह करता है स्किन से। स्किन के अलावा यह लंग्स से, और लंग्स के अलावा यह बुक लंग्स से भी करता है। ठीक। फ्रॉग के अलावा फिर जैसे बर्ड हो गई, तो बर्ड्स किसकी सहायता से करती हैं, तो बर्ड्स भी लंग्स से करती हैं। ठीक। या इनमें एयर कोश होता है, एयर सैक, जिसको अपन वायु प्रकोष्ठ बोल देते हैं। ठीक, तो उसकी मदद से भी इनको ये अपना श्वसन करती हैं। ठीक। और एक और जो पाइसेस, जैसे व्हेल मछली होती है, तो व्हेल मछली में क्या होती है कि वो गिल से भी श्वसन कर सकती है, लेकिन उसके देखे होंगे कभी कभी कि नाक के ऊपर भी क्या होते हैं, छेद होते हैं, तो नोस्ट्रिल्स के मदद से जो नाक के ऊपर छेद होते हैं उससे भी वो श्वसन कर सकती है। तो अब आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब वो है जो व्हेल मछली है, तो जब वो है यानी कि नोस्ट्रिल से भी श्वसन कर सकती है, तो बाहर, जमीन के बाहर क्यों नहीं जीवित रह सकती है, ये माइंड में क्वेश्चन आया होगा। ठीक। तो क्या किसी को इसका रीजन मालूम है कि जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली नहीं, तो वह क्यों नहीं, यानी कि जमीन के बाहर या पानी के बाहर क्यों नहीं सरवाइव कर पाती है, तो क्या होता है कि जो उनका टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक। तो जब यानी कि जमीन के बाहर आएगा तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, और लेकिन जैसे ही वो जल में जाती हैं, तो जल क्या करता है, जो पानी होता है उनके टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। ठीक, इसलिए वे क्या करती हैं, ज्यादातर पानी में ही रहती हैं। ठीक। और इसके अलावा और क्या बचा है, पाइसेस हो गए, मैमल्स हो गए, फ्रॉग हो गया, बर्ड्स हो गए, और रेप्टाइल्स, जो सरीसृप होते हैं, तो सरीसृप भी किसकी मदद से श्वसन करते हैं, तो ये भी लंग्स की मदद से ही श्वसन करते हैं। ठीक, फेफड़ों की मदद से ही श्वसन करते हैं। और क्या है, एक मोलस्का होता है, तो जो मोलस्का होता है ये किससे करते हैं, तो ये भी गिल से करते हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल है टीनिडिया, जो किससे करते हैं, गिल से करते हैं। इसके अलावा बचा है क्या, इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा वाले किससे करते हैं, तो ये करते हैं कुछ तो होते हैं जो डर्मल ब्रोंकी से करते हैं, डर्मल ब्रोंकी से, और कुछ होते हैं ट्यूब फीट से करते हैं। ठीक, जो ट्यूब फीट से होती है वह कौन करती है, तो ये ब्रिटल स्टार जो होती है वह करती है। ठीक, ब्रिटल स्टार किससे करती है, तो ट्यूब फीट से करती है, या जेनाइटल ब्रूशी, सॉरी, जेनाइटल ब्रूशी लिख लीजिए, जेनाइटल ब्रूशी।
जो फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा अवस्था में रहता है, ठीक। तो जो लार्वा रहता है तो वह किससे करता है, क्योंकि देखो, मेढक का सबसे पहले वो यानी कि लार्वा अवस्था में रहता है, ठीक। उसके बाद वह यानी कि अपने शारीरिक रूप में आता है। तो जो लार्वा अवस्था में रहता है जब मेढक, जिसको क्या बोलते हैं, टेडपोल, तो वह किससे करता है, लार्वा। तो जब वह लार्वा अवस्था में रहता है तो वह गिल से श्वसन करता है, ठीक। मतलब गलफड़ों से, क्लोम से। अब है कि श्वसन के प्रकार। तो श्वसन कितने प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन के प्रकार, ठीक। तो जो श्वसन होता है वह दो प्रकार से होता है, कौन कौन सा, एक हो गया वायवीय श्वसन और दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन और दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, तो जो जैसे देखो, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, तो इनके रेस्पिरेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक। तो मतलब इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मतलब जो वायवीय श्वसन होता है, तो मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक। O2 इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य, ठीक। और जो ऑक्सीजन होता है वायवीय श्वसन में, तो ये किस में हो गया, तो पेड़ पौधे हो गए और जंतु हो गए, ठीक। तो किस में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वह किस में पाया जाता है, पेड़ पौधे हो गए, जंतु में हो गए, ठीक। अब दूसरा है क्या, अवायवीय श्वसन। तो जो अवायवीय श्वसन होता है मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, जिसमें हमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ठीक। ऑक्सीजन की उपस्थिति, O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ठीक। और जो जैसे देखो, जब आप लोग क्या होते हैं कि जैसे मिठाई लेके आए या अ, रात में खाना बच जाता है, ठीक। इस समय तो गर्मी चल रही है, तो बहुत जल्दी खाना खराब हो रहा है। तो कभी आप लोग कारण समझे कि खाना क्यों खराब हो रहा है, आखिर आखिर उसमें क्या हो रहा है कि खाना खराब हो जा रहा है, या कि मिठाई लेके आते हो तो अगर उसको पैक रखे रहते हो तो उसमें फफूंद आ जाती हैं, खराब हो जाती है, तो क्यों होता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्या किए, गर्मी में या कि कभी मिठाई को लेके आए और डब्बा बंद करके रख दिए, तो क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं जाता है तो क्या होता है कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, जो हमारा श्वसन होता है, तो श्वसन का केंद्र किसको माना जाता है, तो श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो क्या होता है कि वहां पे मतलब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी लाइव लिविंग नहीं रह पाएगी, जीवित नहीं रह पाएगी, जिससे क्या होगा कि वहां पे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह पनपने लगते हैं, ठीक। जिसकी वजह से खाना हमारा जो होता है वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वह किसमें होता है, तो बैक्टीरिया में होता है, जो जीवाणु होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, अवायवीय श्वसन, ठीक। अगला है कि जो वायवीय श्वसन होता है वह कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब कोशिका द्रव्य में,
कोशिका द्रव और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और जो अवायवीय श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वह कहाँ होता है, तो एक खाली होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो समझ में आ गया वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं क्या। देखो हमने 4 प्रकार पढ़े थे श्वसन के, कौन कौन से। एक पढ़ा क्या, बाह्य श्वसन, फिर गैसों का परिवहन, फिर आंतरिक श्वसन, फिर कोशिकीय श्वसन। ठीक, तो जो बाह्य श्वसन होता है वह क्या कहलाता है, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाह्य श्वसन। ठीक, तो बाह्य श्वसन क्या कहलाता है कि जब हम जो बाह्य वातावरण से, मतलब क्या होता है कि जीवों के मध्य, जब बाह्य वातावरण से जीवों के मध्य जो श्वसन होता है, श्वसन अंगों द्वारा जब गैसों का विनिमय होता है वह क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है तो वह जीवों के अंदर गई और वहां क्या हुआ कि जो श्वसन अंग है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उनके द्वारा गैसों का परिवहन हुआ, वह क्या कहलाया, बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक, मतलब कि जो बाह्य श्वसन होता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, बाह्य वातावरण से जीवों में श्वसन अंगों के द्वारा गैसों का परिवहन बाह्य श्वसन कहलाता है। तो देखो जैसे हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से क्या लिया, एयर लिया, और वह कहां तक गया, ट्रैकिया, ट्रैकिया या पक्षियों में क्या होते हैं हम, एयर सैक होते हैं जिसको अपन वायु प्रकोष्ठ बोलते हैं, और वहां से क्या हो जाता है कि जब ये बाहर आ जाते हैं वह क्या कहलाया, बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक, अब बाह्य श्वसन में एटमॉस्फेयर में हमारी ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, तो जो O2 होती है 21% होती है। ठीक, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो O2 होती है कितने परसेंट होती है, 21% होती है, और हमने ले कितने रहे हैं, यानी कि लेना, तो ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं हम श्वसन में, 21% ले रहे हैं, और छोड़ कितना रहे हैं, तो छोड़ कितना रहे हैं, 16% छोड़ रहे हैं। ठीक, अब कितने परसेंट, 5% कम हो गई। अब ये कहाँ गई ऑक्सीजन, तो इसको अभी अपन, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट पे अपन जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब वहां पे क्लियर हो जाएगा कि जो 21% ऑक्सीजन थी वह 16% कैसे बचे। ठीक, अब जो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 0.03%। ठीक, तो लेते कितना है इसको, 0.03%, और छोड़ते कितना है, तो 3.6% या 4%। ठीक, ये हुआ क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद क्या था, एक्सचेंजेस ऑफ गैस, गैसों का परिवहन। गैस, गैसेस, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। एक, तो एक्सचेंजेस ऑफ गैसों का परिवहन क्या होता है कि देखो, सबसे पहले जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ठीक, तो जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है,
तो जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, तो आरबीसी के द्वारा 98.5% 98.5% जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है? आरबीसी के द्वारा हो रहा है। ठीक, मतलब कि जो आरबीसी में क्या होते हैं, जो श्वसन पिगमेंट या श्वसन रंजक जिसको बोलते हैं, तो आरबीसी में श्वसन रंजक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है? ऑक्सीजन क्रिया करती है और उसका परिवहन करती है। ठीक, और जो बचा कितना 1.5% के समथिंग, तो रुधिर प्लाज्मा जो होती है, ठीक, प्लाज्मा जो होती है 1.5% के समथिंग प्लाज्मा के द्वारा उसका परिवहन होता है। ठीक, और क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है तो क्या कहलाता है? ठीक, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये किस कलर का होता है? तो ये बैगनी कलर का होता है। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है या किस कलर का होता है? तो लाल चमकदार होता है। ठीक, तो जो हमें ब्लड दिखाई देता है ना, या जब हमारा ब्लड कभी निकलता है तो वो कैसा निकलता है? लाल कलर का। तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारा ब्लड कैसा है? लाल है। आखिर वो लाल क्यों हुआ? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, तब वो, यानी कि जो प्योर ब्लड होता है वह कैसा होता है? लाल चमकदार होता है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है या अशुद्ध रक्त वह कैसा होता है? तो बैगनी कलर होता है। ठीक, और अगर हम बात करें कि जो हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा है तो हमारे लिए कितनी आवश्यक होती है, हमारी बॉडी के लिए कितनी आवश्यक होती है? तो हीमोग्लोबिन जो होती है 15 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। ठीक, तो अभी हमने ये क्या पढ़ा? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक, अब पढ़ेंगे क्या? CO2 का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है तो सबसे पहले किसके द्वारा? तो ये क्या होता है? CO2 जो होता है प्लाज्मा में घुलकर, किसमें? प्लाज्मा में घुलकर। तो प्लाज्मा में घुलकर कितने परसेंट होता है? तो प्लाज्मा में घुलकर जो CO2 का परिवहन होता है वह कितना 7% होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? कार्बोनेट्स के रूप में होता है, कार्बोनेट्स के रूप में। तो अगर कार्बोनेट्स की बात की जाए तो कार्बोनेट्स में कितने परसेंट होता है? तो इसमें पोटेशियम आयन और कई प्रकार के आयन होते हैं, तो इसमें लगभग 70% के समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है क्या? कार्बोनिक आयन। तो जो कार्बोनिक आयन होता है कितना बचा? 7 तो इसमें अब कितना बचा? 23%। तो 23% के समथिंग कार्बोनिक आयन के द्वारा परिवहन होता है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, बाह्य श्वसन हो गया, और गैसों का परिवहन हो गया, आंतरिक श्वसन। ठीक, तो आज के लिए अब इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे क्या? तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके बारे में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।